Hello student, today we will see the last topic of chapter number 2, that is the success and failures of planning. As we have already discussed about the 5-year plannings in India, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने पिछले वीडियोस तक पढ़ा है. So it becomes necessary to come to know that what were the various success and failures of those plannings. So 40 years ऑलमोस्ट 40 वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला गया. उन 40 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या नहीं पाया, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेस वेरी फर्स्ट. व्हाट आर द वेरी सक्सेस? फर्स्ट, इंक्रीज इन जीडीपी और दैट इज़ जब 1951 में पहली 5 ईयर प्लानिंग अडॉप्ट की गई थी, तब हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% पर annum के ग्रोथ रेट पर थी, जो कि हमारी लास्ट 5 ईयर प्लानिंग दैट इज़ 12 5 ईयर प्लानिंग में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% पर annum तक पहुंच गई थी. हालांकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि जितनी भी 5 ईयर प्लानिंग्स में हमने जीडीपी ग्रोथ रेट के टारगेट रखे थे, वो टारगेट तो पूरे नहीं अचीव किए हमने, लेकिन फिर भी इन 5 ईयर प्लानिंग्स में हमारी भारत की जीडीपी ग्रो हुई. नेक्स्ट वन इज हाइक इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको बहुत बार समझाया है और आज फिर समझा रही हूँ कि जब लोगों के पास सेविंग ज़्यादा होती है तो वो अपनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं और बैंक उन्हीं सेविंग्स को फर्म सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए दे देती हैं, और उसकी वजह से जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पूरे इकोनॉमी की साइकिल चल पड़ती है. तो लोगों के पास इनकम जनरेट होना शुरू हुई, तो लोग सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट हुए. जब लोग सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट हुए तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बढ़ी. नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. मैंने आपको ये भी बताया कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, लोगों के पास कैपिटल थी नहीं. जैसे ही हमारी 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन आया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का था. दैट मीन्स इंडस्ट्री बढ़ती गई, छोटी बड़ी, और इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी अपने आप बढ़ती गई. अगर हम आज की बात करें तो लॉकडाउन में भी आप न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि हमारी इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज ही प्ले करती हैं, और हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के पीछे भी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ही इम्पॉर्टेंट रोल है. So this was also a success of 5 year plannings. Next one is growth of economic and social infrastructure. अब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर कर देती हूँ कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे तुमने 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. तो ये सब क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, दीज ऑल कम्स अंडर दी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो 5 ईयर प्लानिंग्स में हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा. द लास्ट वन इज ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, सेविंग्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जनरेट हुई. तुमने सुना होगा कि तुम्हारे परदादा दादा लोग और बिफोर इंडिपेंडेंस ये लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में ही डिपेंड करते थे. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, लोगों ने सर्विस सेक्टर में भी काम करना शुरू कर दिया. अब हर एक परिवार से भी एक आदमी अगर सर्विस सेक्टर के लिए निकल रहा है तो व्हाट इट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज ग्रोइंग. लेट्स टॉक अबाउट द फेलियर्स में द पहले फेलियर जो था हमारे 5 ईयर प्लानिंग का, वो था पावर्टी. तुमने पढ़ा होगा, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हमारे जो 5 ईयर प्लानिंग्स थी उसमें पावर्टी एलिवेशन कई बार प्लान किया गया, पावर्टी रिडक्शन, लेकिन फिर भी हमारे इकोनॉमी में पावर्टी 40 साल की प्लानिंग में ख़त्म नहीं हुई. और पावर्टी आज भी हमारे भारत के साथ कभी ना ख़त्म होने वाली बीमारी की तरह चिपक गया है. अब पता नहीं पावर्टी भारत से जाएगी नहीं
नहीं जाएगी, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। नेक्स्ट वन इज हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, द राइज इन प्राइस लेवल ऑफ जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो नहीं पाती है, तो इसीलिए नेसेसिटीज़ की जो प्राइस है वो अपने आप हाई होती है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि 40 ईयर्स की प्लानिंग के बाद भी गवर्नमेंट फेल हो गई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर, और इन्फ्लेशन आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी से। नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब तुमको ये पूछना चाहिए कि मैम आपने सक्सेस में एम्प्लॉयमेंट भी दिया है और फेलियर में अनएम्प्लॉयमेंट भी दिया है, तो देखो ऑब्वियसली 5 ईयर प्लानिंग्स में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुई। अब पॉपुलेशन जब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हर एक किसी को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेट करना, इट्स रियली अ वेरी हार्ड वर्क फॉर द गवर्नमेंट, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज डूइंग। और अगेन फिर से मैं कह रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट आज भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट वन इज बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी रोड देख लो तुम, हॉस्पिटल्स देख लो, दैट मीन्स हमारे, तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। और इसके बारे में हम और अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेट्स सी हम कब तक इससे ओवरकम कर पाते हैं। द लास्ट फेलियर इज अ स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इट मीन्स, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद इकोनॉमी, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा समाज कहें, वो कई क्लासेस में डिवाइड हो गया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, कुछ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गए, कुछ लोग अमीर के अमीर होते गए, कुछ लोग गरीब से और गरीब होते गए, कुछ लोगों को माइग्रेट, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। लाइक मान लो एक बच्चा है जिसके डैड उसको कटलेट, चॉकलेट, ऑमलेट, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, थिएटर्स में वीकेंड्स मनाने जा रहा है, और एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, जिसकी माँ बहुत स्ट्रगल करके उसको सिर्फ पढ़ा पा रही है। उसके पास कोई कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी नहीं है। ही इज़ स्ट्रगलिंग टू स्टडी। दोनों ग्रो हुए कैसे भी, और दोनों ने किसी एक ही पोस्ट या एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो तुम बताओ कौन कॉम्पीट कर पाएगा आसानी से? ऑब्वियसली जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ थी। अब जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी वो बेचारा कैसे कॉम्पीट कर पाएगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट को फोर्स होके इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए रिजर्वेशंस क्रिएट करने पड़े। मुझे रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रिजर्वेशन में ये है कि गरीबी अगर जाति देख के नहीं आती तो फिर रिजर्वेशन जाति देखकर क्यों आए? So that's why I am against reservation. It's a matter of debate. So this was the last topic of this chapter number 2. Here the chapter number 2 is over. Make your notes and show it to me as soon as the school opens. Goodbye.